Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we would be looking on the course BEGC 132. This is selections from Indian writing cultural diversity. As you can see, there are various units and how you can prepare for the particular unit. आप कैसे करके prepare कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग ये वीडियो में देखेंगे. See in the unit 1 from block 1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सुजीत मुखर्जी जो राइटर थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि द सुजीत मुखर्जी मेक्स अ स्पेशल केस फॉर डिवाइजिंग अ न्यू मेथोडोलॉजी टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर. ये जो कोर्स है ये इंडियन कल्चरल एंड डाइवर्सिटी का बारे में बता रहा है जहाँ पर कुछ पार्ट्स आपके हिस्ट्री के साथ लिंक्ड है. एंड जब भी आप जानते होंगे कि जब भी कोई चीज़ हिस्ट्री के साथ लिंक्ड रहेगा तो बहुत सारे पार्ट्स एंड एस्पेक्ट्स को बताएगा. ठीक है, यहाँ पर जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ नेशंस होता है, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स होता है, हिस्ट्री ऑफ वॉर्स होता है, हिस्ट्री ऑफ रेसेस होता है, तो वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज होते हैं. आप अगर क्वेश्चन में देखे होंगे कि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे BEGC 132 में आता है, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स को डिफाइन करता है. ये बुक बहुत सारे कल्चर्स के बारे में बात करता है इन टर्म्स ऑफ जो कि पहले था एंड अभी भी वो चल रहा है. ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करोगे, इंडिविजुअल प्रिपरेशन करोगे, तब आप लोग कैसे करके करोगे. आपको पहले जो पार्ट है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का या एक पर्टिकुलर पोएम का, वो पहले लेटेस्ट सम अप में एक बार आप देख लीजिएगा कि इसके ऊपर में क्या दिया गया है. लेटेस्ट सम अप ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया जाता है. So just like Sujit Mukherjee makes a case for finding a new methodology to write a history of Indian literature, तो वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे में बताए. और यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे आप अगर देख सकते हो कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रामायण और महाभारत बहुत ही टू बेसिक एपिक्स हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ओवर द ईयर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. ये कोर्स के लिए आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बुक से. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे कैसे करके आप आंसर को फॉर्म करोगे, ये 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा एंड 4 RTCs रहेगा. तो अगर आप पहले लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस में देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उस चीज़ के बारे में ये वीडियो में हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल द मैड लवर बाई शिशिर कुमार दास जो कि ब्लॉक 1 यूनिट 2 में है. ठीक है, तो यहाँ पर मैड लवर बोल के एक पर्टिकुलर वर्क है. ठीक है, ये मैड लवर एक पर्टिकुलर सेंस में बताया जा रहा है. मैड लवर मतलब ऐसा सेंस में नहीं है कि जो हम लोग जैसे जानते हैं कि एक आशिक टाइप का, नॉट लाइक अ लवर. इन द सेंस इट इज़ लाइक अ लव एंड डिवोशन फॉर गॉड. ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ मैडली इन लव और इन डिवोशनल लव विद गॉड, तो ये एक पर्टिकुलर डिवोशन के थ्रू बताया जा रहा है. तो जैसे यहाँ पर भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, ये आपकी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. इसीलिए मैनी पीपल फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देर आर डिफरेंट कल्चर्स एंड हिस्ट्री एंड मैनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व. तो आप कैसे करके प्रिपेयर करोगे वाइल यू ऑल आर स्टडिंग थ्रू द बुक, आपको ये कुछ चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा. जैसे भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर सूफी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था. ठीक है, ये दो चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जानो कि कौन से राइटर्स थे, वो टाइम में कौन कौन क्या उस चीज़ को बताया जा रहा था एंड हाउ भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट केम टुगेदर. तो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है एंड ये बोथ जो दो रिलीजन्स है जो कि हिंदुज़म एंड मुस्लिम के जो डेरिवेटिव्स जो आए थे, जैसे भक्तिज़म वाज फ्रॉम हिंदुज़म एंड सूफिज़म फ्रॉम इस्लाम. सो ये दो जो चीज़ है, इस चीज़ के बारे में कुछ की वर्ड्स आपको यहाँ से देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ को समझा रहा हूँ. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज़ लाइक तौहीद एंड दीज आर सम ऑफ द टर्म्स. ये टर्म्स अगर आप दे सकते हो तो थोड़ा बहुत दे सकते हो. जैसे भक्ति मूवमेंट में भी आपका कुछ टर्म्स हैं, वो चीज़ को देखना है. एंड यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोएम है. ठीक है, अब अगर ये पर्टिकुलर पोएम का एक्सट्रैक्ट आया, ठीक है,
इफ़ देर इज़ अ पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस, ऐसे करके आया कि ये 4 लाइन दे दिया गया, तो आप RTC कैसे करके करोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम नॉट स्किल्ड इन बुक नॉलेज, नॉट डू आई अंडरस्टैंड कॉन्ट्रोवर्सी, आई हैव ग्रोन मैड reciting and hearing God's praises. O Father, I am mad, the whole world is sane. I am mad, I have not grown mad of my own will. God hath made me mad. अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर ये पर्टिकुलर लाइन्स आया तो आप कैसे करके RTC करोगे, आपको ऐसे करके करना पड़ेगा कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द मैड लवर, रिटन बाय, ठीक है, रिटन बाय, हु वॉज द राइटर, द राइटर वॉज शिशिर कुमार दास। तो रिटन बाय शिशिर कुमार दास, हु वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड पोएट, प्ले राइट, एशियस्ट, ट्रांसलेटर एंड अकेडमिक स्कॉलर। ये चीज़ के बताने के बाद आप आओगे लाइन्स में, यहाँ पर व्हाट डज दिस मीन। तो यहाँ पर ये चीज़ आप बताओगे कि ये पर्टिकुलर प्रेजेस में ये बताया जा रहा है कि मैं, या जो राइटर जो है, that particular writer is madly in love with God and is not only focused in the and is not skilled in book knowledge। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट ये चीज़ को लाइन बाय लाइन अगर आप देखोगे तो ही आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, इस लाइन को अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ में बताया जा रहा है कि आई हैव ग्रोन मैड रिसाइटिंग एंड हियरिंग गॉड्स प्रेजेस। तो मैं बड़ा हुआ हूँ भगवान का जो प्रेजेस और जो चीज़ों को सुनने के लिए, और वो चीज़ जो है ना, वो एक डिवोशनल टाइप का एक पर्टिकुलर चीज़ को बताया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे, आई एम मैड, आई हैव नॉट ग्रोन मैड ऑफ माई ओन विल, गॉड हैथ मेड मी मैड। मतलब ये चीज़ को बताया जा रहा है कि मैं खुद में पागल नहीं हुआ हूँ, ये चीज़ इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरा जो मतलब दर्शन है या जो भक्ति है फॉर गॉड हैज़ मेड मी मैड एंड हैज़ मेड मी और ट्रांसफॉर्म मी इनटू अ डिफरेंट पर्सन। तो ये चीज़ को यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है एंड RTC में भी पूछ सकता है। बट अगर RTC हुआ, मतलब एक लाइन्स का 4 लाइन जो आपका दे दिया जाता है, उस चीज़ में आपको पोएम को एक बार रीड करना पड़ेगा। जब आप ये अंडर द लाइन्स अगर आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स भी दिया गया है, आप जस्ट इस चीज़ को रीड कीजिएगा। जब आप रीड करते हो बुक के अंदर से, लाइक यहाँ पर बताया गया है कि अल्वार्स और विरासपर्स कौन है, ठीक है, ये चीज़ का यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड यहाँ पर भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से राइटर्स थे, कौन से डिफरेंट डिवोटर्स थे, ठीक है। जैसे बुल्ले शाह जो कि सूफी राइटर थे, वो क्या लिखे थे, ठीक है। और जैसे बहुत सारे जो राइटर्स हैं और भी, मीराबाई, फ्रीडम, और भी जो राइटर्स हैं, वो राइटर्स कैसे करके लिखे थे, उस चीज़ के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर कुछ राइटर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कबीर हुआ है, ठीक है। कबीर जो बहुत बड़े फेमस राइटर थे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, ठीक है। तो बहुत सारे राइटर्स हैं और इस चीज़ का एक पर्टिकुलर चीज़ को बताया जा रहा है। जैसे सूफिज़म में क्या है कि एक इस्लामिक मिस्टिसिज्म है, ठीक है, वैसे ही सारे जो रिलीजन्स है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है और कुछ ना कुछ उनके डॉक्ट्रिन्स है या प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स है। तो उनके क्या क्या राइटर्स है इस चीज़ के बारे में और उनके क्या क्या वर्क्स है उसके चीज़ के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब भी एक पर्टिकुलर लाइन्स लिया जाता है एक पर्टिकुलर पोएम से, आपको ये चीज़ से देखना पड़ेगा कि कैसे करके एक पर्टिकुलर इंसान ये चीज़ को देख रहा है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोएम का एक्सर्प्ट दिया गया है जो कि राम प्रसाद ने, जो बंगाली पोएट थे राम प्रसाद, एड्रेसिंग काली मदन, आई शैल डिवोर यू, ठीक है। तो ये चीज़ का एक कुछ लाइन्स दिया गया है कि एक पर्टिकुलर डिवोशनल पोएम टाइप का है कि फीट विल डांस, आईज विल सी, टंग विल सिंग एंड नॉट फाइंड कंटेंट, व्हाट एल्स शैल आई डू, द हार्ट इज नॉट कंटेंट, व्हाट एल्स शैल आई डू, लिसन माई लॉर्ड, इट इज़ नॉट इनफ, आई हैव इट इन मी टू क्लीव द बेली एंड एंटर दी, ओ लॉर्ड द मीटिंग रिवर्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रॉम दी वर्ड। अगर आपका, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लाइन्स यहाँ पर दिए जाते हैं उस चीज़ को आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा एंड इस चीज़ को मार्क करके रखिएगा। इस चीज़ को अगर आप लॉन्ग आंसर से ही स्टार्ट करें, जैसे अगर आप
का कुछ क्वेश्चंस हमेशा ही रिपीट होता है। मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने के टाइम में भी बताया था एंड आज भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके क्वेश्चंस BGC 132 का है, कुछ क्वेश्चंस आपके कॉमन आते हैं, जैसे वुमेन स्पीक का हो गया, जैसे वुमेन राइटर्स कौन कौन थे, लक्ष्मीकांत थे, फिर लक्ष्मी कनान थे, फिर बहुत सारे जो इंदिरा सान थे, ठीक है, फिर चंद्रवती थे, ठीक है। तो क्या क्या उनके जो वर्क्स है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर दलित राइटिंग बहुत फेमस है, फिर सूफीज़म भक्तिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक लॉन्ग आंसर दे कैन गिव यू। तो यहाँ पर कि ब्लॉक 1 की यूनिट 3 में भक्ति मूवमेंट का यहाँ पर दिया गया है, जैसे भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे करके भी हो, ये ऐसे करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि भक्ति मूवमेंट्स वे स्टार्टेड इन साउथ इंडिया, केरला जो था वो एक मूवमेंट जो था जो कि 8th सेंचुरी BC 8th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था एंड स्प्रेड टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी को ये स्टार्ट हुआ था और वो ग्रेट हाइट्स तक गया था 17th सेंचुरी तक। आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर चीज़ का जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी था। तो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट का जो क्या कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट बट इंडियन कल्चरल स्टडीज़ को कोई भी अगर पढ़ा जाता है और उसका हिस्ट्री अगर देखा जाता है तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बगैर नहीं होता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एविडेंसेस को वो सपोर्ट करता है कि कैसे राइटर्स थे, कैसे पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग था वो टाइम में। तो आप देख सकते हो जैसे भक्ति का मतलब क्या है, लव और डिवोशन ऑफ गॉड या देवा, ठीक है। जस्ट लाइक देवा सो फॉर हिज गुरु, जो कि गुरु है वो है टीचर, टू हिम हु इज़ हाई माइंडेड दीज टीचिंग्स विल बी इल्यूमिनेटिंग। तो अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ को, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इस चीज़ को पॉइंट फॉर्मेट में रखिए, इस चीज़ को एक बार रीड कीजिए एंड इसके बाद आप इसको पॉइंट फॉर्मेट में रखिए कि भक्ति मूवमेंट में क्या है। एंड इस सब्जेक्ट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर्स को जैसे उन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए हैं वो चीज़ को समझ के पॉइंट फॉर्मेट में आपको पहले खुद के लिए समझना पड़ेगा, फिर आप ऐसे फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 20 मार्क्स का मिनिमम 3 पेज तो मिनिमम होना चाहिए, 3.5 to 4 पेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे बता सकते हो कि दिस वर्स इज नोटेबल फॉर द यूज ऑफ द वर्ड भक्ति एंड हैज़ बीन वाइजली साइटेड एज अमंग द अर्लीस्ट मेंशंस ऑफ द लव ऑफ गॉड। तो जैसे भक्ति मार्ग है एंड ये इसमें क्या सिग्निफाई करता है, ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि भक्ति मूवमेंट के लिए ये बताया जाता है। यहाँ पर सूफी मूवमेंट में देख सकते हैं सूफी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जैसे भक्ति मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ से, साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। फिर वैसे ही यहाँ पर मुग़ल एम्पायर में अगर आप देखोगे मुग़ल जो डोमिनेंस था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया था। तो दोनों चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि वाई आर द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट्स नोन एज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स क्यों हैं ये आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सूफी मूवमेंट के कुछ एस्टैब्लिश्ड मतलब राइटर्स भी थे, जैसे या उनके जो प्रिंसिपल जो मतलब चिश्तिया सूफ़ी जो बोला जाता है, जो उनके प्रिंसिपल को फाउंडर्स जो थे सूफी मूवमेंट के, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है। तो जैसे हर एक पर्टिकुलर रिलीजन में कुछ फाउंडर्स थे या कुछ प्रिंसिपल एडवोकेटर्स थे जो पर्टिकुलर चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्रेम करते थे। तो उनका क्या था, जैसे आमिर खुसराओ का भी बहुत सारा मतलब पोएम्स थे, गज़ल्स थे, दोहास था, रिडल्स था। वो चीज़ में एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग या वे ऑफ इवॉल्वमेंट हुआ था एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आगे देने के लिए। तो बीट भक्ति मूवमेंट, बीट सूफी मूवमेंट दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करके लिंक बिटवीन दी उपनिषद एंड दी कुरान, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो वेदास के बारे में बताया गया है एंड कुरान के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में एक स्टडी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एक पर्टिकुलर स्टडी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिस्ट्री कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक राइटर है बुल्ले शाह, जो कि सूफी राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर थे। एंड उनका एक अगर आप हिंदी में गाना भी सुने होंगे कि बुल्ला के जाना में कौन, तो वही वाला चीज़ है, यही सेम जो वर्क था
वो चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं एक पोएम एनालिसिस आप लोगों को बताता हूँ कैसे करके करते हैं। तो बुल्ला के जाना मैं कौन, एक गाना अगर आप सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो बुल्लिया टू मी आई एम नॉट नोन, से बुल्ला आई नो नॉट हु आई एम नाइदर अ बिलीवर गोइंग टू अ मॉस्क नॉट आई एम गिवन टू नॉन बिलीवर्स वेज, I am neither clean nor unclean, neither a Moses nor a Pharaoh, I know not who I am, neither among the sinners nor the saints। अब यहाँ से कुछ लाइन्स ले लिया जाएगा। जब भी आप पोएम्स का अगर आप ये रीड इस पोएम को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये पोएम का लाइन जब भी आप पढ़ रहे हो कुछ टाइम आप खाली पोएम को 2-3 टाइम्स रीड कीजिएगा कि ये लाइन ठीक है, चलो ये बुल्ले शाह से लिया गया है। आपको फ्रेम कैसे करना है, अगर ये पर्टिकुलर लाइन आपका आरटीसी में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप बोलिएगा कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम काफ़ी 7 विच वॉज रिटन बाय बुल्ले शाह। इन दिस पर्टिकुलर पोएम ही हैज़ टॉक्ड अबाउट, और फिर आप ये बता सकते हो कि ही हैज़ टॉक्ड अबाउट मोसेस एंड फराओ, ठीक है। और वो कैसे करके बता रहे हैं कि कोई रिलीजन के बारे में वो कैसे करके बता रहे हैं कि नाइदर आई नो द सीक्रेट्स ऑफ रिलीजन नॉट आई एम बॉर्न ऑफ एडम एंड ईव। अगर आप वो गाने को भी समझ पाएंगे तो आप बता सकते हैं। और आप स्टार्टिंग में ये चीज़ भी बता सकते हैं कि अगर वो ट्रांसलेशन अगर हुआ है तो इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए जो आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप बता सकते हो कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम काफ़ी 7 विच वॉज रिटन बाई बुल्ले शाह विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड बाई इन इंग्लिश बाई के.एस. दुग्गल, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनालिसिस ऑफ द पोएम भी दिया गया है। तो आप लोग जब ये चीज़ का पोएम का चीज़ के बारे में बता रहे हो या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो, ये चीज़ को आपको 2-3 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि नॉट ओनली ये आपका आरटीसी में काम आएगा, ये आपके एक्सप्लेनेशन में भी काम आ सकता है जब अगर आपका लॉन्ग आंसर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो, ठीक है। इसीलिए ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए यू हैव टू स्टडी एंड रीड द थिंग्स। ये चीज़ जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट में ईजी रहेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर पोएम के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि सही सपोज दीज आर द थिंग्स। यहाँ पर ये लाइंस का इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छे से दिया गया है। जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को समझा रहे हो, जैसे सपोज पकड़ लो कि द सोल दैट राइजेज अस विथ आवर लाइफ स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है वेदर ही इज़ मूविंग अबाउट एक्टिव और मोबाइल, ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। फिर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द लास्ट 4 लाइन्स स्टेट that the true self has neither a beginning nor an end as it is eternal। तो जो लास्ट 4 लाइन्स था ये पोएम का, ये समझाया जा रहा है कि ट्रू सेल्फ क्या है, जो कि बिगिनिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है, इट इज़ एन इटर्नल स्टेट ऑफ थिंग। तो ये चीज़ का जो एनालिसिस जो है वो चीज़ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो यूनिट 4 में है बाउल गान, अक्का महादेवी और मीराबाई, और हम लोग का ये लास्ट पोर्शन रहेगा क्योंकि ये इंडियन रिलीजियस पोइट्री में मैं आपको ये बता दूंगा कि जैसे कुछ वर्क्स जो होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए, डिवोशनल वर्क के लिए ये बताया जा रहा है। ये चीज़ को देखिए, ये जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है आपका ब्लॉक 1 यूनिट 4 में आपको मिल जाएगा, ओके। ब्लॉक 1 यूनिट 4 इंडियन रिलीजियस जो डिवोशन है उसके बारे में आपको ये देखना पड़ेगा कि भक्ति पोइट्री वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो थे उस चीज़ के बारे में, एंड प्रैक्टिसेस एंड द स्यूडो रिलीजियसिटी, मतलब जो एक पर्टिकुलर जो स्यूडो रिलीजियसिटी जो था, जो कि कास्ट सिस्टम के बारे में बताया जाता था। इस चीज़ का मतलब है कि कास्ट सिस्टम के बारे में जो बताया जा रहा था वो चीज़ के बारे में यहाँ पर आपका डिफरेंस रहेगा कि कैसे करके भक्ति मूवमेंट के जो राइटर्स जो थे या पर्टिकुलर मूवमेंट के जो प्रोपोनेंट्स जो थे, जो लोग थे, वो कैसे करके डिफरेंट थे। तो यहाँ पर जैसे अक्का महादेवी है, ठीक है। फिर दे कंपोज्ड वकाना, शॉर्ट वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, अटरेंसेस एक्सप्रेसिंग, अगर आप देखोगे इंटेंस पर्सनल एक्सपीरियंस एंड समटाइम्स ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म ऑफ व्हाट द पोएट्स रिगार्डेड एज सुपरस्टिशन एंड हिपोक्रेसी। तो वकाना अक्का महादेवी का एक बहुत फेमस पोएम है। इस चीज़ को आप ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में। वकाना एंड मीराबाई का वर्क बहुत फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्ट आप देख सकते हो कि बाउल गान एक बंगाली कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर अगर आप देखोगे कि कुछ सिंगर्स होते हैं, जैसे दे आर अगर आप देखोगे टैगोर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बताते थे कि बाउल गान एक सॉन्ग टाइप का है। अगर आप देखे होगे कि ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पर
एक पर्टिकुलर ट्रेन में या एक पर्टिकुलर बोट में दे आर ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग and they sing some devotional songs or the life songs that are there. So ये particular work जो बाउल गान का जो पोएम या सॉन्ग जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर से ट्रांसलेट किया गया था, जो कि एनोनिमस एक वर्क था, ठीक है। मतलब ये ट्रांसलेशन किया गया है और ये चीज़ फिर रविंद्रनाथ टैगोर का एक वर्क था, ठीक है, कि आई एम द बोट, यू आर द सी एंड ऑल्सो द बोटमैन, दो यू नेवर मेक द शोर, दो यू लेट मी सिंक, वाई शुड आई बी फुलिश एंड अफ्रेड, ठीक है। इज रीचिंग द शोर अ ग्रेटर प्राइज एंड लूजिंग माई सेल्फ विथ यू, इफ़ यू आर ओनली द हेवन एज दे से, देन व्हाट इज़ द सी। तो यहाँ पर एनालिसिस भी दिया गया है कि पहले आपको ये चीज़ का बताना पड़ेगा। आरटीसी में अगर ये लाइन आया, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम बाउल गान विच वॉज रिटन बाई और ट्रांसलेटेड बाई Rabindranath Tagore. The opening lines in it signifies that I am the boat, you are the sea, and also the boatman affirms the power of the sea and the boatman steering the boat across the seas. आप अगर एक इमेज देख सकते हो जहाँ पर एक जो नाविक जो है या जो नाव चलाता है वो चीज़ को कैसे करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ये जो नाविक जो है, जो बोटमैन जो है, वो गॉड, यहाँ पर गॉड को सिग्निफाई किया गया है। अगर आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत फेमस वर्क्स है, ठीक है, गीतांजलि का जो फेमस वर्क है वो चीज़ को बहुत सिग्निफाई करते थे एंड ही वॉज अ वेरी गुड गॉड लवर्ड पर्सन। ही यूज टू राइट अ लॉट ऑफ डिवोशनल वर्क्स एंड उनके एक अलग ही मिस्टिकल वर्क थे, ठीक है। तो वो चीज़ बता रहे हैं कि जो बोटमैन था वो शायद गॉड था एंड ही वॉज स्टीयरिंग थ्रू हिज लाइफ एंड हाउ ही नोज हाउ टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो उसके पास, खुद के पास, वी नाइदर हैव पावर, मतलब जो राइटर जो है वो बोल रहा है कि ना ही हमारे पास वो पावर है, ना ही वो स्किल है टू सेल थ्रू द लाइफ विदाउट हिज ग्रेस। अगर उनका मेहरबानी ना हो या उनका जो मार्गदर्शन ना हो तो फिर कैसे करके हम ये लाइफ से जो मुसीबतों का है वो गुजर पाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ को आप अगर चीज़ों को अगर रीड करते करते उस चीज़ को फिर से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा या उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा तो वो आसान बन जाता है। आप एक पेंसिल लीजिएगा और इस चीज़ के टाइम में जब आप पढ़ रहे हो तो इसके एनालिसिस को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी आरटीसी हो या जितने भी राइटिंग क्वेश्चंस हो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के दौरान इसका एनालिसिस एक बार ज़रूर से थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि द नेक्स्ट लाइन, थ्रू यू नेवर मेक द शोर, दो यू लेट मी सिंक, वाई शुड आई बी फुलिश एंड अफ्रेड। जब भी मतलब अगर आप देखोगे एक रेटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पर जो बोटमैन जो है, जो कि गॉड को सिग्निफाई किया जा रहा है ये पर्टिकुलर पोएम में, वो गाइड कर रहे हैं किसको, राइटर को, जो कि बोट में थ्रू आउट हिज लाइफ बर्थ टू डेथ उनका जो पूरा जो मतलब डायरेक्शन है वो पूरा वो बोटमैन के अंडर में कंट्रोल में है एंड विदाउट हिज मर्सी ये वो संभव नहीं होता। तो यहाँ पर ये एनालिसिस दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अक्का महादेवी के बारे में। अक्का महादेवी के अगर बारे में अगर आप देखोगे, इज़ अ सेंट पोएट हु रोट इन कनाडा, ठीक है। अक्का इन कनाडा मीन्स एल्डर सिस्टर। तो अक्का के बाद मतलब क्या है, एल्डर सिस्टर। तो अक्का महादेवी वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ मिस्टिक एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। तो उनका जो बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी भाषावना, द फाउंडर ऑफ द सेक्ट वीर शैविज्म आर टुडे एड्रेस्ड बाय लिंगियाट्स। तो वीर शैविज्म हैज़ बीन अ रिफॉर्मेटरी ऑफ, मतलब जो एक पर्टिकुलर सोशो रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पर बताया जा रहा था। अब उनके जो वर्क जो है वकाना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे करके पोएम को अप्रोच करोगे, इसीलिए मैं ये जो सेशन जो है ये वाला हम लोग पोएम के सेशंस कैसे करके एनालाइज करोगे, कैसे करके पढ़ोगे, वो चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। तो पोएम बाय वकाना बाय अक्का महादेवी। आई लव द हैंडसम वन, ही हैज़ नो डेथ, decay nor form, no place or side, no end nor birthmarks. I love him, O mother, listen, I love the beautiful one, with no bond no nor fear, no clan, no land, no landmarks for his beauty. So my lord, white as jasmine, is my husband. Take these husbands who die decay and feed them to your kitchen's fires. इस चीज़ को एक बार आप रीड कीजिएगा। पोएट्री रीडिंग इज़ एन आर्ट एंड इस चीज़ को सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ेंगे और वो चीज़ को भूल जाएंगे। ये चीज़ को आपको ऐसे पढ़ना है जिसको आप एक पर्टिकुलर लाइन को समझ पाएंगे कि ये अक्का महादेवी का वकाना से लिया गया है।
नहीं तो आपका, अगर आप ये पोएम को रीड नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पोएम वकाना से है। ठीक है, तो फिर से आप आरटीसी का अगर स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे कि दीज पोएम्स आर टेकन फ्रॉम, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम वकाना विच वॉज रिटन बाय अक्का महादेवी। एंड यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये लाइन में अगर आप देखोगे कि दिस इज अ सिंपल पोएम विथ नो कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं है टू रीच फॉर। इट इज़ अ पेनिट्रेटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवा। शिवा, यहाँ पर लॉर्ड शिवा को बताया जा रहा है, जो कि एक डेटी है, जो कि एक गॉड है, और वो हैंडसम है और इमॉर्टल है, एंड वन हैज़ नाइदर बर्थ नॉर डेथ। तो उनका जो पोएम है वो डिवोट किया जा रहा है फ्रॉम अक्का महादेवी, दैट हिज हस्बैंड और हिज शी इज मैरिड टू शिवा, a deity who is handsome, immortal and who has neither birth nor death। तो उसके पास ना ही कोई शरीर है, ना ही कोई उसका मतलब वो ना ही कोई पर्टिकुलर चीज़ में वो डेथ हो सकता है, ना ही उसका बर्थ हो सकता है। तो ही इज़ नॉट लाइक द मॉर्टल ह्यूमन बींग्स, वो मॉर्टल की तरह नहीं है, जो इंसान, जो आम इंसान की तरह है। व्हेन, अगर आप देखोगे इसमें एक जैस्मिन फ्लावर का एक यहाँ पर बताया गया है सिंबलिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैस्मिन फ्लावर इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ लव। तो शी कंपेयर्स हिम टू वाइट जैस्मिन। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप आरटीसीज में या राइटिंग में आप दे सकते हो, डिवोशनल पोएट्री में जब आप आता है। तो यहाँ पर जैसे अग्नि हुआ, वैदिक गॉड ऑफ जो हिंदुज़म में अग्नि है, इज अग्नि सिंबल ऑफ पिटी एंड प्यूरिटी। तो यहाँ पर बहुत सारा क्रॉस रेफरेंसेस हैं जो आपको देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप देखोगे तो आपके जो स्टार्टिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम है, इस चीज़ में ही आपका आरटीसी के रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे, इस चीज़ से पढ़ के ही आप कर सकते हो। बट स्टार्टिंग आपको ऐसे करके देना पड़ेगा कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वकाना एंड इट इज़ रिटन बाय अक्का महादेवी। फॉर whom, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, कि यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इट इज़ अबाउट टॉकिंग अबाउट द husband, about her husband Shiva, a deity which she was talking about, who is handsome, immortal and is far above than the ordinary mortal। जो मतलब जो नॉर्मल जो हस्बैंड्स होते हैं, जो इंसान जो होते हैं, वो बहुत ही अलग होता है, उनसे बहुत अलग है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउ लॉर्ड शिवा इज सुपीरियर टू अदर ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ अ गुड पर्सन। ठीक है, फिर मीराबाई है। मीराबाई इज़, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो वकाना जो था, ठीक है, वकाना जो था वो एक पर्टिकुलर लॉर्ड शिवा को बताया जा रहा था। मीराबाई का अगर आप देखोगे, जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे, तो इट वाज हर लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो जब भी आप एक पेपर में लिख रहे हो या क्लास सुन रहे हो, तो आप ये चीज़ को डिस्टिंक्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि कौन राइटर, कौन एक पर्टिकुलर पोएम में क्या किस पर्टिकुलर गॉड के डिवोशनल पोएट्री लिख रहे हैं। तो इनका क्या था, इसका राइटिंग था मीराबाई का कि लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, अब लॉर्ड कृष्णा में यहाँ पर क्या है, इनके पोएम जो थे मीराबाई का, वो था मेरे तो गिरधर गोपाल। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई लाइन्स लिया गया, अगर आप देख सकते हो कि ये हिंदी में भी आपका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, देयर इज़ नन अदर दैन गिरधर गोपाल फॉर मी। मतलब ये पर्टिकुलर जो वर्क है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, इसीलिए ये सेक्युलर और डाइवर्सिफाइड वर्क है कल्चरल स्टडीज़ ऑफ इंडिया में। ठीक है, ही हु वेयर्स द पीकॉक फेदर्स ऑन हिज टर्बन इज़ माई हस्बैंड। तो वहाँ पर जैसे वकाना में इट वॉज लॉर्ड शिवा एंड हियर इन मीराबाई इट इज़ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन है ये पर्टिकुलर वर्क में, ये लाइंस को 2-3 बार पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि ये 2 लाइंस कहाँ से लिया गया है। नहीं तो आरटीसीज पढ़ पाना और बिना पढ़े उसको आंसर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें आपका 20 मार्क्स का है, अगर आप चाहते हो तो लॉन्ग आंसर से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर फिर से इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम दिया गया है कि दिस इज़ अ सिंपल पोएम। ये भी बहुत ही सिंपल पोएम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट वो सिंपल कैसे हो सकता है, जब आप उस चीज़ को पहले रीड करोगे। बिना रीड किए पोइट्री को आप नहीं समझ सकते। ये उतना ही मेहनत लगता है जितना कोई दूसरा हिस्ट्री के सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट में सिर्फ इंडियन पोइट्री नहीं है, सिर्फ ये पोइट्री पेपर नहीं है, ये एक हिस्ट्री पेपर, इंडियन हिस्ट्री और कल्चरल डाइवर्सिटी मर्ज विथ हिस्ट्री है। तो इसीलिए ये सबसे डिफ़िकल्ट
कोर्सेज में से एक माना जाता है, बट ये डिफ़िकल्ट तब तक होता है जब तक आप उस चीज़ को पढ़ते नहीं हो। जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तब आपको ये आसान लग जाएगा। आप पॉइंट्स में उस चीज़ को बनाओ, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा वर्ड्स में ही आपको प्रिपरेशन करने के टाइम में आपको करना है। पहले आप वर्ड्स में उस चीज़ को बनाओ कि जैसे क्या है कि दिस इज़ अ सिंपल पोएम, जैसे राइटर में यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है कि गिरधर गोपाल जो लॉर्ड कृष्णा है यहाँ पर वो मीराबाई ने यहाँ पर बताया है, ठीक है। फिर आप जब सेंटेंस में जब फॉर्म करोगे तब मिनिमम 3 पेज टू 4 पेज आप उसका आंसर करोगे 20 मार्क्स में। तो यहाँ पर क्या है कि गिरिधर गोपाला जो है वो लॉर्ड कृष्णा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, एंड उनके जो लव के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है कि कैसा है नहीं है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउ इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। और वो बता रहे हैं कि आई एम कमिंग, ठीक है, ओ गिरिधारा आर यू कॉलिंग मी, आई एम कमिंग, क्या तुम मेरे को बुला रहे हो, ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो ये था ब्लॉक 1 का कुछ एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो अगर आप न्यू हैं चैनल में तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर हो सकता है तो मैं और भी वीडियोज़ लाऊँगा आपके पोइट्री के लिए, बट कुछ चीज़ आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। थैंक यू सो मच।